नमस्कार दोस्तों। आइए आज हम लोग बात करते हैं पॉलिटी एंड गवर्नेंस के बारे में, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक आज हम लोग का है भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि यह बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो कि बहुत सारे प्रतियोगी परीक्षाएं, चाहे यूपीएससी हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो, एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से बेहद प्रश्न पूछे ही जाते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, जिन्हें कैग कहते हैं, आइए जानने का प्रयास करते हैं। आप जानते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो है, यह देश के लेखा परीक्षण, देश का जो एक लेखा है, लेखा परीक्षण व लेखा विभाग का एक प्रमुख होते हैं। चूंकि आप जानते हैं, देखिए, देश में अगर आर्थिक रूप से बात किया जाए तो देश में एक बजट प्रक्रिया है। अब बजट प्रक्रिया में आप जानते हैं कि आय और व्यय का विवरण होता है। जो बजटीय प्रक्रिया होता है उसमें आय व्यय का विवरण होता है। अब इस जो व्यय का विवरण है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार, तमाम सारे फील्ड में अपनी व्यय का विवरण है उनका, कि इस क्षेत्र में हमने इतना खर्च किया। तो ऐसे जो खर्चों का एक विस्तृत डेटा तैयार होता है और उस डेटा को जो ऑडिट करने का काम होता है, ऐसे मामलों को जो देखने का प्रयास करते हैं, वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक होते हैं। इस प्रकार आप जानते हैं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक एक संवैधानिक प्रावधान है, संवैधानिक निकाय है। उसके साथ साथ इन्हें लोक वित्त का संरक्षक भी कहा जाता है। जो पब्लिक फाइनेंस है, जो हमने आय व्यय के बारे में आपको बताया, क्योंकि पब्लिक फाइनेंस क्या, यही आय व्यय का जो विवरण है, तो इन्हें लोक वित्त का संरक्षक भी कहा जाता है। और यह सार्वजनिक यानी कि पब्लिक फाइनेंस के संदर्भ में इनका जो नियंत्रण होता है वह केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर होता है। यह राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल को रिपोर्ट करते हैं, राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल को रिपोर्ट करते हैं, और केंद्र स्तर पर संसद को रिपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार इनका जो नियंत्रण होता है वो केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर होता है। अब हम लोग बात करें कि इनके संवैधानिक प्रावधान के बारे में, तो आप देखेंगे कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक जो कैग से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है, तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के बारे में प्रावधान किया गया है। ठीक है, ये संवैधानिक प्रावधान है। आप ये देख रहे हैं, ये दिल्ली में इनका हेड ऑफिस है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का, जिन्हें कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जिन्हें शॉर्ट फॉर्म में कैग बोलते हैं। दूसरी बात, इसमें जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हैं कैग के बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बिल्कुल पूछा ही पूछा जाता है, जैसे आप देखेंगे आर्टिकल 148, अनुच्छेद 148, यह भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के बारे में बिल्कुल पहला प्रावधान है। यह बताने की कोशिश की जाती है। अनुच्छेद 149, अगर मैं बात करूं आर्टिकल 149 के बारे में,
तो यह नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियों के बारे में बताने की कोशिश किया जाता है। एवं अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 150 में आप देखेंगे कि संघ और राज्यों के लेखों का प्रारूप, हमने क्यों कहा कि जो कैग का कार्य है वह हमने आपको कहा है कि यह केंद्र एवं राज्य दोनों स्तर पर रिपोर्ट की जांच करते हैं, सदन के समक्ष अपनी रिपोर्ट रखते हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं? तो यह अनुच्छेद 150 था जो संघ और राज्यों के लेखों का प्रारूप के बारे में बताता है। अब यदि मैं बात करूं कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की जो नियुक्ति की प्रक्रिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भारत के राष्ट्रपति, चूंकि देखिए संवैधानिक पदाधिकारी और संवैधानिक पदाधिकारी, संवैधानिक निकाय के पदाधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग हो, चाहे वो नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की बात हो। तो राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुहर वाले अधिपत्र द्वारा इनकी नियुक्ति करते हैं और इनका जो एक शपथ का प्रावधान होता है, पद ग्रहण करने की जो एक शपथ एवं प्रतिज्ञान, चूंकि आपको पता है कि जो संविधान का अनुसूची 3 है, उस संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ के बारे में प्रावधान किया गया है, ऐसा प्रारूप रखा गया है। तो यह जब शपथ लेते हैं तो इस बात की पुष्टि करते हैं कि भारत के संविधान के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेंगे एवं भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखेंगे एवं अपने कर्तव्यों का निष्पक्षता, निष्ठा एवं अपने ज्ञान, क्षमता और निर्णय के अनुसार यथासंभव निर्भीक होकर बिना किसी पक्षपात, स्नेह या द्वेष के पालन करेंगे और संविधान और कानूनों का पालन करेंगे। यह व्यवस्था, जो शपथ की व्यवस्था है इनकी, ये अनुसूची 3 से ही संबंधित है। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं इनके कार्यकाल के बारे में, क्योंकि आप जान रहे हैं कि संवैधानिक पदाधिकारियों का कार्यकाल भी एक निश्चित ही होता है। तो इस प्रकार भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक, जो एक कानून है, इनके कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें अधिनियम 1971 के अनुसार, संसद ने कानून बनाया है, के अनुसार कैग 6 वर्षों तक या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो, ठीक है, पद पर बने रहते हैं। इनका त्याग पत्र, भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक भारत के राष्ट्रपति को त्याग पत्र संबोधित करके किसी भी समय अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकते हैं। दूसरी बात, ये तो त्यागपत्र की बात है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें हटाने की भी प्रावधान है। लेकिन आप देखते हैं कि जिस तरह, चूंकि देखिए बहुत ही जिम्मेदारी और संवैधानिक पदों पर बैठे हुए शक्ति का प्रावधान है यह, इनके संदर्भ में इन्हें पदच्युत करने का, जो पद से हटाने का जो प्रावधान है वह यह है कि जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीश को राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाता है, कदाचार एवं असमर्थता के आधार पर साबित होने पर और सदन के विशेष बहुमत के द्वारा, ठीक उसी आधार पे इन्हें भी राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है।
अब मैं बात करता हूं कैग की भूमिका, यानी कि महालेखक परीक्षक जो हैं इनकी भूमिका क्या है। देखिए, कैग की भूमिका एवं कर्तव्य की बात करें तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में, जो वित्तीय प्रशासन है, जो एक तरीके से फाइनेंशियल मामले और प्रकरण है जिसका एक एडमिनिस्ट्रेशन करने की जरूरत पड़ती है, तो वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान और संसद के कानूनों को बनाए रखना। और यही वजह था कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में से एक बताए थे। ये सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर होते हैं। चूंकि कैग की परिकल्पना सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली के रक्षकों में से एक के रूप में की गई है, जो 4 रक्षक हैं, ठीक है, उसमें से एक है, जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, उसके बाद स्वतंत्रता, मीडिया, प्रेस वगैरह। इसी प्रकार यह भी एक है जो अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्टों के माध्यम से वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में संसद के प्रति कार्यपालिका की जवाबदेही, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है पार्लियामेंट का, उसको सुनिश्चित करते हैं। दूसरी बात, यह संसद के एक एजेंट के रूप में कार्य करते हैं तथा संसद की ओर से आय व्यय का मैंने पहले ही बताया है। बजट आप जानते हैं कि आय की स्रोत क्या है, व्यय का विवरण क्या है। तो इस आय व्यय का जो एक विवरण है, इस विवरण का परीक्षण करने का कार्य इन्हीं का है। इसलिए वह संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये बात आपने जान लिया। जैसे आप जानते हैं कि अनुच्छेद 150 के तहत यह राष्ट्रपति को उस रिपोर्ट के संदर्भ में सलाह दे सकते हैं जिसमें केंद्र और राज्यों के लेखाओं को रखे जाने का विचार किया जाता है। ऐसे मामलों पर सलाह दे सकते हैं। इसके साथ अनुच्छेद 151 के तहत आप जानते हैं कि यह केंद्र की लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षण रिपोर्ट को राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो बदले में उन्हें संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। उसी प्रकार अनुच्छेद 151 के ही तहत आप जानते हैं कि यह राज्य के लेखाओं से संबंधित लेखा परीक्षण राज्यपाल को सौंपते हैं, जो राज्यपाल के द्वारा विधान मंडल के समक्ष रखवाया जाता है। तो ये बात थी भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के बारे में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक और प्रतियोगी परीक्षाओं से बेहद पूछे जाने वाला प्रश्न और पूरी तरीके से कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है। ये यहां से बराबर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार आप इस टॉपिक का अध्ययन जरूर करिए। जय हिंद।